right, done. Hello everyone, once again I welcome all of you in Gateway classes. तो मैकेनिकल सेकेंड ईयर बेसिक थर्मोडायनामिक्स यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 हमारा होने वाला है। और प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के उसके दो स्टेटमेंट होते हैं, लाइक वन इज केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। यहीं से हमको मिल जाते हैं क्या, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। हीट इंजन की फिर हमने देखा एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की हमने देखा सीओपी, दैट इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। देन वी हैव सीन कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट्स थ्योरम एंड क्लॉसियस इनइक्वालिटी। और कुछ लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। और जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है दैट इज प्योरली डेडिकेटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फ्रीक्वेंटली एकेटिव एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए भी। चलो तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो हमारे सीरीज के क्वेश्चंस हैं कि भाई 2 या 2 से ज्यादा इंजन्स सीरीज में लगे होंगे, है ना, तब हम उनको डील करेंगे। इसके पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं हमने उसमें कॉम्बिनेशन था किसका, कि हीट इंजन है, हीट इंजन से जो वर्क मिलता है उसी वर्क से हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर को डिराइव करते हैं या हीट पंप को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट इंजन विद रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। चलो तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4.1। 4.1 का मतलब है कि लेक्चर नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन है। two Carnot engines work in series between the source and sink temperatures of 550 Kelvin and 350 Kelvin. If both the engines develop equal power, अगर ये equal power develop करते हैं, then determine intermediate temperatures. Yes, तो इसका डायग्राम बनाएंगे और आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंजन्स हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये पहले इंजन का सोर्स और सिंक हो जाएगा। दिस इज द सोर्स एंड सिंक फॉर फर्स्ट इंजन, एंड ये और ये वाला है ना, ये हो जाएगा सेकंड वाला जो इंजन है उसके लिए सोर्स एंड सिंक। तो एक बार टेम्परेचर लिख लेते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर जो फर्स्ट वाला टेम्परेचर है T1 की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 550 केल्विन। और सिंक का टेम्परेचर जो है 350 केल्विन। इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मान लेंगे, ये कि आपको T2 की वैल्यू इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालना है। एंड T3 इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू 350 केल्विन। अब यहाँ पर जो है इंजन को लगाओ। 2 इंजन है, दोनों इंजन सीरीज में है। तो ये पहला इंजन हो जाएगा यहाँ पे, बोलो यस और नो। यस, ये पहला इंजन हो गया और ये हो गया दूसरा इंजन। और दोनों इंजन क्या है, दोनों इंजन सीरीज में लगे हुए हैं। इसको बोल देते हैं इंजन E1, दिस इज इंजन E1 एंड दिस इज इंजन E2, दिस इंजन इज E2। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 कार्नोट इंजन हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। एक टेम्परेचर 550 केल्विन है, एक 350 केल्विन है। तो ये टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो आपसे इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। अब एक बात मुझे बताना, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई हीट इंजन का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीट इंजन, कि हीट इंजन सोर्स से हीट को रिसीव करता है और उसमें से कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है और बचे हुए हीट को सिंक में रिजेक्ट करता है। तो एक इंजन के लिए एक सोर्स होना जरूरी है और एक सिंक का होना जरूरी है। देखो जरा, यहां से जो इंजन E1 है, यहां से क्या करेगा ये, इस वाले सोर्स से T1 से हीट रिसीव करेगा, है ना, और इसमें से कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा, इसमें से कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा, और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा Q1 का उसको सिंक में रिजेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं यहां से कितनी हीट रिसीव करी इसने, ये टेम्परेचर T1 जो है यहां से कितनी हीट रिसीव करी, Q1। तो कितना वर्क प्रोड्यूस करा, मान लो W1, और रिजेक्ट करा इसने कितना हीट, Q2 हीट इसने रिजेक्ट किया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इंजन E2 है वो इसी के सीरीज में लगा हुआ है, तो ध्यान देना। तो जो हीट रिजेक्ट कर रहा है इंजन 1, ये पहला इंजन कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, Q2, इस वाले सिंक में, है ना। देखो जो इंजन E1 है इसके लिए ये सोर्स है और ये सिंक है। सोर्स से हीट रिसीव करी Q1 और सिंक में हीट रिजेक्ट करी Q2। अब निचले जो दूसरे वाला इंजन है E2, ये इसी सीरीज में लगा हुआ है। तो इस इंजन के लिए
जो पहले वाले इंजन के लिए सिंक था वो सोर्स बन जाएगा, मतलब जितनी हीट रिजेक्ट करी थी इंजन E1 ने, कितनी हीट रिजेक्ट करी थी Q2, तो इंजन E2 जो है वो Q2 हीट को रिसीव करेगा, यस और नो, ये Q2 हीट को रिसीव करेगा और इसमें से कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा और बचा हुआ पार्ट कितना कहां पे रिजेक्ट करेगा, सिंक में रिजेक्ट करेगा। तो इसके लिए जो इंजन E1 था रिजेक्ट कितना हो रहा था Q2 सिंक में, इसके लिए अब ये सिंक इसके लिए सोर्स बन चुका है। तो ये कितनी हीट रिजेक्ट हुई थी Q2, तो कितनी हीट रिसीव करेगा इंजन E2, तो Q2 को रिसीव करेगा। तो यहां पर लिखेंगे Q2, इसमें मान लो कितना वर्क प्रोड्यूस किया W2 और कितना हीट रिजेक्ट किया इसने सिंक में Q3। क्लियर है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम एकदम क्लियर हो गई होगी आपको कि ये इंजन E1 का सोर्स है, ये सिंक है, इंजन E2 के लिए ये सोर्स है और ये सिंक है। ये टेम्परेचर दिया है T1 T3 दिया है, आपको T2 की वैल्यू पूछ रहा है, यस और नो। अब एक बात बताना जरा मुझे आप, यहां से W1 जो है वो कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1, इनपुट कितना है Q1 माइनस रिजेक्ट कितना हुआ Q2, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा W1। आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा, Q1 माइनस Q2, राइट। चलो इसी तरह से W2 के लिए इनपुट क्या है Q2, एग्जिट क्या, रिजेक्ट क्या हो रहा है Q3, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं इसको, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि भाई एक बात बताना, यहां पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इफ बोथ द इंजन्स डेवलप सेम पावर, इक्वल पावर, देन डिटरमाइन द इंटरमीडिएट टेम्परेचर। W1 W2 बराबर है ना, जो पावर डेवलप हो रही है, जो वर्क डेवलप हो रहा है, दैट इज इक्वल फॉर बोथ द इंजन्स। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या, W1 इज इक्वल टू W2 and my dear students, what is W1, that is equal to Q1 minus Q2 is equal to what is W2, that is Q2 minus Q3। ओके तो यहां से देखो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3, यस और नो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एकेटीयू के क्वेश्चन छोड़ो, आप गेट के क्वेश्चन, ईएस के क्वेश्चन, एसएससी जेईई के क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थर्मोडायनामिक्स में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स सब क्लियर होने चाहिए। बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए बस कुछ नहीं करना, आपको सीरियल से लेक्चर्स देखने हैं, सीरियल से, बस लेक्चर मिस नहीं करना है बीच में, ठीक है जी। चलो तो अब देखो ये W1 इक्वल टू W2 ऐसा बोला उसने, और ये क्वेश्चन के अंदर दिया था उसने, है ना, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि W1 W2 बराबर हैं, W1 W2 बराबर हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इंजन E1 आपका रिवर्सिबल है तो हम लिख सकते हैं क्या, Q1 अपॉन T1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 लिख सकते हैं अगर इंजन रिवर्सिबल है। सिमिलरली इंजन E2 की अगर रिवर्सिबल है तो देखो इंजन E1 के लिए T1 T2 क्या थे, टेम्परेचर लिमिट थी इसकी, E2 के लिए क्या हो जाएगा, T2 T3 क्या हो जाएंगे, इसकी टेम्परेचर लिमिट हो जाएंगी। अब क्योंकि ये भी आपका इंजन कैसा है, रिवर्सिबल है, तो आप लिख सकते हैं क्या, Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन T3। एंड माय डियर स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बतलाओ कि भाई Q2 अपॉन T2 Q1 अपॉन T1 के बराबर है, Q2 अपॉन T2 Q3 अपॉन T3 के भी बराबर है, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन T3। यहां तो मैंने अलग अलग करके आपको दिखाया है, अब अगली बार अगर 2 इंजन या 3 इंजन सीरीज में लगे होंगे तो मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख पाऊंगा, यस और नो। मतलब ये होता है कि जो Q अपॉन T का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जितने भी इंजन आप सीरीज में लगाओगे तो आप लिखते चले जाओगे क्या, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन T3 इज इक्वल टू Q4 अपॉन जितने भी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो। अब एक काम कर लेते हैं, Q1 को K के टर्म्स में लिखो जरा, इसको क्या लिख सकते हो, यहां से इसको क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो Q1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T1, है ना, इससे। और इसी तरह से आप इससे लिख सकते हो क्या, तो यहां से लिख सकते हो आप Q2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T2, और सिमिलरली यहां से आप लिख सकते हो Q3 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T3। माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे इन वैल्यू को पुट करो, देखो Q2 ये कितना है आपका, ये कितना है आपका, Q2, तो Q2 कितना हो जाएगा आपका, वहां से Q2 कितना हो जाएगा K टाइम्स ऑफ T2, या फिर आप एक काम करो इसको पहले ये लिख लो, Q2 इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा Q1 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 Q1, या चलो यहीं लिख दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो यहीं लिखो 2 इंटू Q इंटू Q2 की वैल्यू रखो,
k टाइम्स ऑफ T2, k टाइम्स ऑफ T2 इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स ऑफ T1, Q3 की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स ऑफ T3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ? यस, k से k चला जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? तो यहां से कंक्लूजन आ चुका है। आप चाहो तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। कब यूज करोगे, लेकिन ध्यान रखना, कब यूज करोगे इस फॉर्मूले को? कब यूज करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, कब यूज करोगे बताना जरा। जब यूज करोगे कि जब भाई दो इंजन सीरीज में दे रखे हों और दोनों इंजन रिवर्सिबल हों, दोनों इंजन कैसे हों, रिवर्सिबल हों, और दोनों इक्वल पावर प्रोड्यूस कर रहे हों, तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 अपॉन 2। अगर आपको T1 T3 की वैल्यू दे रखी है, दोनों इंजन कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं और इक्वल पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 प्लस T3 अपॉन 2। चलो जी, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो T2 जो कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछा गया था आपसे, T1 कितना है, T1 इज इक्वल टू 550 प्लस 350 है ना। T3 की वैल्यू कितनी है, 350 केल्विन, 350 केल्विन डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपको मिल रहा होगा 550 प्लस 350 दैट इज इक्वल टू 5 3 8 900 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो T2 की वैल्यू आपको मिल रही होगी 450 केल्विन। यस और नो? यही आपसे पूछा गया था, यही चीज आपसे पूछी गई थी कि भाई दो इंजन हैं, रिवर्सिबल इंजन है, कार्नोट इंजन है और सीरीज में लगे हुए हैं, T1 और T3 की वैल्यू दे रखी है, दोनों इंजन इक्वल पावर इक्वल वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बताओ इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इस तरह के आप सीरीज वाले क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, है ना। चलो एक चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा। अगर मान लो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो इसका अभी तो दे रखा है वर्क बराबर, अगर भाई कई बार बोल देता है कि एफिशिएंसी अगर बराबर है, दोनों इंजन की एफिशिएंसी अगर बराबर होती, तो बताओ T2 कितना होता। T1 दिया है, T2 आपको दिया है, T3 दिया है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा अगर दोनों इंजन की एफिशिएंसी बराबर होगी, तो उसमें क्या रिजल्ट्स आएंगे वो देखना। तो eta1 कितना हो जाता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, और eta2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस T3 अपॉन T2। बोलो यस और नो? तो यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T3। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि T2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो स्क्वायर रूट T1 T3 हो जाएगी। बोलो यस और नो? यस और नो माय डियर स्टूडेंट, नोट कर लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वो दिया था कि इक्वल पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों इंजन। अगर इक्वल पावर प्रोड्यूस करें तो बताओ इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा। दो केसेस हैं बेसिकली यहाँ पे, है ना, कि भाई दो इंजन है, दोनों सीरीज में लगे हैं और दोनों क्या है, रिवर्सिबल इंजन है। पहला केस ये है कि दोनों का वर्क आउटपुट अगर बराबर है, तो बताओ इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा। तो वो तो मैंने करके दिखा दिया ना आपको कि T2 इतना हो जाएगा T1 प्लस T3 अपॉन 2, दोनों का एवरेज ले लो। नाउ अगर ये कहता कि एफिशिएंसी बराबर है, उसने वर्क बराबर नहीं दिए, क्या दिया है, अगर एफिशिएंसी बराबर है eta1 इज इक्वल टू eta2, तो eta1 कितना हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, इस इंजन की एफिशिएंसी, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस T3 अपॉन T2। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा T2 स्क्वायर, ये तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T3 स्क्वायर रूट ले लो, T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T1 T3। मतलब अगर ये क्वेश्चन में इक्वल पावर ना दे करके इक्वल एफिशिएंसी अगर देता, तो आपका आंसर कितना होता, स्क्वायर रूट T1 T3 होता। कितना होता, स्क्वायर रूट T1 T3 होता। आई होप कि दोनों केसेस आपको क्लियर है। अभी वर्क बराबर दे रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा वो, अगर मान लो एफिशिएंसी बराबर देगा तो आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर और ऐड करना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है ना, इसमें और कई सारी चीजें, ये जनरल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पे आपको, इसमें और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। चलो यस, चलो जी एक क्वेश्चन है कि भाई दो इंजन है और दोनों इंजन वही उसी सीरीज में लगे हुए हैं, दो इंजन हैं, यस दो इंजन हैं और दोनों इंजन अभी भी सीरीज में लगे हुए हैं, दो इंजन हैं और दोनों इंजन क्या हैं, अभी भी आपके सीरीज में लगे हुए हैं। एक सेकेंड, यस दो इंजन हैं, दोनों इंजन सीरीज में लगे हुए हैं, यस। अब आपको बेसिक आइडिया लग चुका है। ये टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर दे रखा है आपको, T1 की वैल्यू दे रखी है, T1 इज इक्वल टू
427 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जब डिग्री सेल्सियस में होता है तो आप क्या करोगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, तो 273 ऐड कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 700 केल्विन आ जाएगा। यस और नो। और ये जी यहाँ पर ये सिंक लगा हुआ है, सिंक का टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मान लेंगे, ये तो हो जाएगा इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2, है ना। और T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 + 273 दैट इज इक्वल टू 280 केल्विन। यस और नो। और क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन है टू रिवर्सिबल हीट इंजन A एंड B। ये इंजन आपका यहाँ पर दो इंजन है A एंड B, है ना, दो इंजन है A एंड B, और दोनों इंजन जो है कार्नोट इंजन है। तो हम, और दोनों इंजन कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो मैंने यहां पर बोल दिया कि भाई ये इंजन EA है और इंजन EB है, दो इंजन है A और B। देयर आर टू इंजन्स, देयर आर टू रिवर्सिबल हीट इंजन्स A एंड B आर अरेंज्ड इन सीरीज। दोनों इंजन सीरीज में लगे हुए हैं। द इंजन A रिजेक्टेड हीट डायरेक्टली टू B। अरे अगर नहीं भी बोलता तो हमको पता है कि इंजन A जितनी हीट रिजेक्ट करता है वो डायरेक्टली इंजन B में चली जाती है। इंजन A receives 300 किलोजूल ऑफ हीट एट 420 डिग्री सेल्सियस। 420 डिग्री सेल्सियस से कितनी हीट रिसीव करता है, 300 किलोजूल। यस, तो यहां दिखा देते हैं कितनी हीट रिसीव कर रहा है, 300 किलोजूल। जो इंजन A है वो हीट रिसीव कर रहा है 300 किलोजूल, तो यहां से कुछ वर्क देगा, यहां से कुछ वर्क देगा और हीट रिजेक्ट करेगा डायरेक्ट टू द इंजन B। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये कितनी वैल्यू है, दिस इज Q1 और आपको दे रखा है 300 किलो जूल। मान लो कितना वर्क प्रोड्यूस करेगा W1 और कितना हीट रिजेक्ट करेगा, Q2 रिजेक्ट करेगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इंजन A रिसीव्स 300 किलो जूल ऑफ हीट एट 420 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर सोर्स। ये हाई टेम्परेचर सोर्स है जहां से ये 300 किलो जूल हीट को रिसीव कर रहा है, राइट। व्हाइल B रिजेक्ट्स हीट टू अ सिंक एट 7 डिग्री सेल्सियस। इंजन B जो है वो सिंक में हीट रिजेक्ट कर रहा है और कितना टेम्परेचर है, 7 डिग्री सेल्सियस। यस, तो एक काम करते हैं, ये मान लेते, ये क्या होगा, तो इसके लिए जो इनपुट होगा वो तो Q2 हो जाएगा, और ये कितनी हीट रिजेक्ट करेगा, मान लो Q3, और कितना वर्क प्रोड्यूस करेगा, मान लो W2, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, W यहाँ लिख देते हैं। तो Q2 जितना इसने रिजेक्ट करा उतना इसने रिसीव करा, और रिजेक्ट कितना करा इसने, Q3, तो मान लो W2 इसने प्रोड्यूस किया। इसको आप WA या WB भी लिख सकते हैं क्योंकि इंजन A भी उसने क्वेश्चन के अंदर नाम दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ A एंड B। ये इंजन A है, ये इंजन B है, इनका जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है इसको ये पूछ रहा है। हमने मान लिया ये T2 है, तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है ना। इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 मान लिया हमने, तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आपसे एफिशिएंसी ऑफ ईच इंजन, दोनों इंजन की एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो मैंने मान लिया कि eta1 और eta2, eta1 एंड eta2, या eta A eta B भी लिख सकते हैं, ये फाइंड आउट कराना है, फाइंड आउट करना है। और जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें ये पूछ रहा है हीट रिजेक्टेड बाय इंजन A, है ना। जो इंजन A हीट रिजेक्ट करेगा वो Q2 है, जो कि रिसीव करेगा इंजन B। कह रहा है कि हीट रिजेक्टेड बाय इंजन A एंड दैट इज आल्सो रिसीव्ड बाय इंजन B, यानी कि आपसे थर्ड पार्ट में पूछ रहा है Q2 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। जनरल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट हो रही हैं, तो आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे। लास्ट पार्ट में पूछ रहा है हीट रिजेक्टेड टू C, तो हीट रिजेक्टेड टू C, सॉरी हीट रिजेक्टेड टू सिंक, यानी कि आपसे Q3 की वैल्यू पूछी गई है, Q3 की वैल्यू भी आपसे पूछी गई है। लास्ट वाला जो पार्ट है Q3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसने एक चीज और दे रखी है, इफ द वर्क आउटपुट ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, मतलब जो इंजन A वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो B का दुगना है ना। मतलब W1 जो है, ये भी क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। पहले तो इसने बोला था दोनों वर्क बराबर है, लेकिन इस बार इसने बोला है कि जो W1 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ W2 है ना। ऐसा क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले चलो यहीं से स्टार्ट करें क्वेश्चन को। कहां से स्टार्ट करें बताइए, कहां से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें। देखो भाई, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब इसको सॉल्यूशन। दो इंजन है सीरीज में लगे हुए हैं, तो मैंने आपको बोला था कि Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू
Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन T3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर एक इंजन और होता तो उसको हम Q4 अपॉन T4 लिख लेते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, चलो अब यहां से कुछ कैलकुलेशन हो सकती है कि हमारे पास Q1 की वैल्यू पता है, T1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू हमको नहीं पता, T2 की वैल्यू हमको नहीं पता, Q3 भी नहीं पता है, T3 भी नहीं पता है। तो यहां से काम अभी नहीं चलने वाला हमारा, यहां से काम हमारा चलने वाला नहीं है। तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं पहले। तो W1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W2, इस इक्वेशन का यूज करते हैं तो यहां से कुछ हमको मिलेगा, है ना। देखो भाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो W1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W2, 2 टाइम्स ऑफ W2, यस और नो, दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया है। अच्छा W1 की वैल्यू कितनी होगी, W1 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 माइनस Q3, Q2 माइनस Q3। अब थोड़ा स्पीड हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन था मैंने थोड़ा स्पीड कम रखी थी। इसको हम क्या मान लेते हैं, k के बराबर मान लेते हैं कांस्टेंट। तो यहां से आप क्या लिख पाते हो, पहले की तरह क्या लिख सकते हो, Q1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ T1, और Q2 क्या लिख सकते हो, k टाइम्स ऑफ T2, और K3 सॉरी 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 आई एम सो सॉरी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, Q3 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ T3। चलो यहां पे रख दो, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टाइम्स ऑफ T1 माइनस k टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू 2 इंटू k टाइम्स ऑफ T2 माइनस k टाइम्स ऑफ T3 माइनस k टाइम्स ऑफ T3। एंड माय डियर स्टूडेंट्स k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेकर के k जो है वो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहां से मिलेगा आपको T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2, 2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ T2। बोलो यस और नो, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये हो जाए 2 और 1 3, 3 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T3, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो अब आपको क्या पता हुआ है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको T3 की वैल्यू पता है कितनी है, 280 केल्विन, T1 आपको पता है दैट इज इक्वल टू 700 केल्विन। तो यहां से आपको T2 मिल जाएगा, बोलो यस और नो, T2 मिल जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। T2 मिल जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इंटरमीडिएट टेम्परेचर आपको मिल चुका है, T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब T1 ऑलरेडी आपको पता था, T3 आपको पता था, T2 आपने निकाल लिया पहले की तरह निकाल लिया, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में हमने W1 इक्वल टू W2 लिखा था, यहां पे W1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W2 है, बाकी सारी चीजें उसी तरह से हमने करी हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, एफिशिएंसी पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। क्या पूछ रहा है आपसे, एफिशिएंसी पूछ रहा है। ईटा 1 बोलो कितना हो जाएगा, ईटा 1 माइनस T2 अपॉन T1। अरे इसकी ईटा 1 निकालना है, इसकी एफिशिएंसी, इसकी टेम्परेचर लिमिट्स क्या है, T1 T2, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 भी है आपके पास है, अब T1 भी आपके पास है। इसी तरह से हम ईटा 2 निकाल पाएंगे, 1 माइनस इसकी टेम्परेचर लिमिट्स क्या है, T2 एंड T3, तो 1 माइनस T3 अपॉन T2, ऊपर आएगा लोअर टेम्परेचर, नीचे आएगा हायर टेम्परेचर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना वैल्यू पुट करके, तो आपका सेकंड पार्ट वाला आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, Q2 की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, तो देखो Q2 की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो अब एक काम करो, इसको यूज कर लो, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, तो Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तो अपने पास T1 की वैल्यू है ना, T1 की वैल्यू तो पहले से पता है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, और T2 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करी थी यहां से, और Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 300 किलो जूल, तो यहां से Q2 मिल जाएगा, बोलो यस और नो। तो थर्ड वाले पार्ट में आपसे Q2 पूछा गया था, यहां से Q2 मिल जाएगा, यस। अब आपसे Q3 वैल्यू पूछ रहा है, तो Q3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको यूज कर लो, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q3 अपॉन T3, या फिर Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन T3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यूज कर लेते हैं यहां से Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q3 अपॉन T3, इसमें से तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि आपको अब Q1 आपके पास है, T1 आपके पास है, T3 आपके पास है, तो यहां से Q3 आपको मिल जाएगा, है ना। Q3 आपसे पूछा गया था। इस तरह से आप सीरीज वाले क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए, और एफिशिएंसी अगर बराबर होंगी तो मैंने आपको केस बता दिया, तो जो भी गिवन होगा ना, जो भी गिवन होगा उसको लिखना, उसी के हिसाब से यहां पर इक्वेशन अप्लाई करना, और आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। कह रहा है कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स T1 एंड T2, है ना, विद एफिशिएंसी ईटा 1। इसने बोला है कि भाई एक इंजन है, कैसा इंजन है, कार्नोट इंजन है, तो कार्नोट इंजन है, उसकी टेम्परेचर लिमिट कितनी है,
T1 है और T2 है, बोलो यस और नो। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है इसने, ईटा 1, और कितनी है ईटा 1, ईटा 1 कितनी आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, आप सभी जानते हैं जब टेम्परेचर लिमिट पता है आपको तो ईटा 1 आ जाएगा 1 माइनस के T2 अपॉन T1, क्योंकि T1 T2 इसकी टेम्परेचर लिमिट है। आगे क्या बोल रहा है, एंड अदर कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर्स ऑफ T2 एंड T3, एक दूसरा इंजन है जिसकी टेम्परेचर लिमिट्स T2 एंड T3 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस के T3 अपॉन T2, बोलो यस और नो। आगे क्या बोल रहा है, एंड शो दैट द कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर्स T1 एंड T3, अगर वो इंजन जो है कोई इंजन T1 और T3 के बीच में अगर काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ईटा 3 इक्वल टू 1 माइनस के T3 अपॉन T1, बोलो यस और नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, T3 1 माइनस T3 अपॉन T1। अब आपको ये शो करना है कि जो रिलेशन है कि जो T1 और T3 के बीच में, T1 और T3 के बीच में जो इंजन काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी हमने मान रखी है कितनी, ईटा 3। तो आपको प्रूफ करना है कि ईटा 3 की वैल्यू, या ईटा 3 ना मान करके आप इसको ईटा मान ले, है ना, इसको आप ईटा मान ले, ईटा है ना, जो इंजन आपका T1 और T3 के बीच में काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ईटा, दैट इज 1 माइनस T3 अपॉन 1 माइनस T3 अपॉन T1। आपको प्रूफ करना है कि जो आपका इंजन है जिसकी एफिशिएंसी ईटा है दैट इज इक्वल टू यू नो ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2, ये प्रूफ करना है आपको। तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहां से क्या करो, तो यहां से ईटा 1 आपको पता है, ईटा 2 आपको पता है, तो यहां पर देखो T3 है, यहां पे T1 है, इस इक्वेशन से क्या करो, यहां से देखो, यहां से T3 की वैल्यू निकाल लो, यहां से T1 की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ ईटा 1 एंड ईटा 2, है ना। अल्टीमेटली आपको T3 को और T1 को रिमूव करना है ना। तो यहां से आप T3 को रिमूव कर सकते हो, तो यहां से ईटा 2 में इक्वेशन बनेगी, यहां से T1 की इक्वेशन ईटा 1 में निकाल लो, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो T1 T3 को जब रिमूव करोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, है ना, ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 3। तो किसी भी तरीके से इसको मैनिपुलेट करो, है ना, इधर उधर से, तो आपका काम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना, खुद से सॉल्व करेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 2 रिवर्सिबल हीट इंजन्स ए एंड बी आर अरेंज्ड इन सीरीज, 2 रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कि सीरीज में अरेंज किए गए हैं। कह रहा है कि इंजन ए रिजेक्टिंग हीट डायरेक्टली टू इंजन बी, इंजन ए हीट को डायरेक्टली बी में रिजेक्ट करता है पहले की तरह, एंड रिसीव्स, इंजन ए रिसीव करता है, इंजन ए कितनी हीट रिसीव कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 200 किलो जूल एट टेम्परेचर ऑफ 421 डिग्री सेल्सियस। T1 की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, यस, व्हाइल इंजन बी is communication with cold sink at a temperature of 4 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक 4.4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आपको T3 की वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इफ वर्क आउटपुट A इज ट्वाइस, यू नो, ये तो बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन मैंने कराया जनरल वाला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम, बस वैल्यूज अलग हैं, है ना। कह रहा है इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा, T2 की वैल्यू निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है हर एक इंजन की, जैसे कि मैंने अभी पहले वाला क्वेश्चन में आपको कराया था। हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, है ना, Q3 की वैल्यू निकालनी है। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, यू नो, फॉर द यू नो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप। चलो अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4.3, और 3 रिवर्सिबल इंजन्स। अभी तक 2 इंजन्स लगे थे सीरीज में, अब 3 इंजन लगेंगे सीरीज में, और ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, बस वैल्यूज अलग अलग हैं, है ना। चलो क्या कह रहा है कि 3 रिवर्सिबल इंजन्स ऑपरेट इन सीरीज between 2 heat reservoirs of extremities being at 1000 Kelvin and 300 Kelvin. Consider the work produced by each engine is in proportion of 5:4:3. Determine intermediate temperatures. You know, इसको डायग्राम बनाएंगे आप। एक सेकंड मैं देखता हूँ गेट पे कौन है, एक सेकंड रुकेंगे जब तक आप प्रॉब्लम को रीड करें। आप थी क्या गेट पे? गेट पे कौन था? ओके, यस। तो अभी तक 2 इंजन्स लगे हुए थे सीरीज में, अभी जो है 3 इंजन्स लगे हैं सीरीज में। तो लगा दें इंजन्स को, 3 इंजन्स को सीरीज में लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका सोर्स, और ये हो गया पहले इंजन के लिए सिंक, और दूसरे इंजन के लिए ये हो जाएगा सिंक, और एक और आएगा अभी यहाँ पे, है ना। वही अगर 2 इंजन थे
अगर 2 इंजन थे सीरीज में तो कितने रिजर्वायर आए थे? 3। अब इस बार 3 इंजन हैं सीरीज में, तो कितने रिजर्वायर्स आएंगे? 4 रिजर्वायर्स आएंगे। बोलो यस और नो? यस। तो 3 इंजन है, तीनों इंजन को बना दो यहाँ पे। यस, ये हो जाएगा इंजन E1, ये हो जाएगा हमारा इंजन E2 और ये हो जाएगा हमारा इंजन E3। लिख देते हैं इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज इंजन E1 एंड दिस इंजन इज E2 एंड दिस इंजन इज E3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है AKTU पॉइंट ऑफ व्यू से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखे हैं आपको, ये टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है T1 कितना दे रखा है? that is 1000 Kelvin. Yes, it is equal to 1000 Kelvin. Yes, my dear students. और 300 Kelvin एक्सट्रीमिटीज मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर इस सीरीज में जो इंजन लगे हुए हैं। तो ये वैल्यू ये कितना हो जाएगा आपका? ये T2 हो जाएगा। T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, T3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और T4 की वैल्यू आपको दे रखी है एंड दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आप क्वेश्चन को बना रहे हो यहाँ पे, है ना? तो अब देखो यहाँ पे T1 आपको दिया हुआ है, T4 आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है इंटरमीडिएट टेम्परेचर। पहले 2 इंजन थे तो ये वैल्यू दे रखी थी, ये दे रखी थी इंटरमीडिएट टेम्परेचर 1 था यहाँ पे। अब यहाँ पर 2 नहीं 3 इंजन लगे हुए हैं सीरीज में, है ना? T1 तो T4, तो इनके बीच में 2, भाई 3 इंजन है तो उनके इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो T2 और T3 की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि T1 और T4 हमको दे रखा है। चलो कोई डायग्राम को कंप्लीट करो, डायग्राम को कंप्लीट करो। तो भाई इंजन E1 जो है यहां पर अपने जो सोर्स है इसका वहां से हीट रिसीव करेगा और कुछ वर्क बनाएगा, कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा और बचे हुई को जो है वो सिंक में रिजेक्ट करेगा। यस और नो? तो वैल्यू कितनी दे रखी है? कितना? एक सेकेंड। तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं Q1, ये इसको लिखेंगे W1, इसको लिखेंगे कितना? Q2। यस और नो? इस इंजन E1 के लिए ये सोर्स है और ये सिंक है। जितनी ये हीट रिजेक्ट करता है उतनी ही हीट दूसरे वाला इंजन जो सीरीज में लगा हुआ है वो रिसीव करता है। तो ये इसने रिसीव करी, इसमें से कुछ इसने वर्क प्रोड्यूस किया, है ना, इंजन 2 ने, और इसमें से इसने रिजेक्ट किया। मान लेते हैं कि भाई ये तो Q2 ही रिसीव करेगा, इसमें मानना ही क्या है? मान लेते हैं कि ये W2 वर्क प्रोड्यूस करेगा और Q3 जो है रिजेक्ट करेगा। अब इंजन 2 जो रिजेक्ट कर रहा है उसको इंजन 3 रिसीव कर लेगा, है ना? उसको इंजन 3 रिसीव करेगा और इंजन 3 वर्क प्रोड्यूस करेगा और इंजन 3 क्या करेगा? और इंजन 3 क्या करने वाला है? एक सेकेंड। इंजन E3 क्या करने वाला है? वर्क प्रोड्यूस करेगा W3 और हीट रिजेक्ट करेगा मान लो Q3। लिख देते हैं इसको भी। कितनी हीट रिसीव करेगा? जितनी इंजन 2 रिजेक्ट करेगा। कितनी रिजेक्ट करी थी? Q3। तो इंजन 3 ने कितनी रिसीव करी? Q3। वर्क प्रोड्यूस किया W3, हीट रिजेक्ट करी इसने मान लो Q3। बन गया हमारा डायग्राम, बन गया हमारा डायग्राम। बहुत ही शानदार। चलो चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? इसने दिया हुआ है कि जो इंजन्स है ना, जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:3। मतलब W1, W2 और W3 जो 3 इंजन्स वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका रेशियो उसने दे रखा है 5:4:3। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? W1 रेशियो W2 रेशियो W3 that is equal to 5:4:3। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात मुझे बताओ, क्या हम यहां से W1 अपॉन W2 लिख सकते हैं? ये है W1, ये है W2, ये है W1, ये है W2, तो 5/4 लिख सकते हैं इसको? बोलो यस और नो? आगे काम आएगा अभी, तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे। इसी तरह से हम W2 अपॉन W3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। W2 अपॉन W3 को हम लिख सकते हैं दिस इज W2, दिस इज W3 एंड दिस इज W2, दिस इज W3। तो कितना हो जाएगा? 4/3। तो यहां लिख सकते हैं हम W2 और W3 का जो रेशियो है 4/3। तो ये तो क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है। चलो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इंजन E1 जो है वो रिवर्सिबल इंजन है। इंजन E2 भी कैसा इंजन है? रिवर्सिबल है। इंजन 3 भी कैसा इंजन है? रिवर्सिबल इंजन है। तो हम इसमें क्या करें? इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। इंजन E1 की एफिशिएंसी कितनी होती है? सब लोग जानते हैं। इंजन E1 जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी कि इंजन E1 की टेम्परेचर लिमिट्स हैं T1,
एंड T2। एक तो टेम्परेचर की फॉर्म में लिखेंगे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं W1 अपॉन Q1, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आउटपुट कितना है इसका W1 और इनपुट कितना है Q1, यस और नो। क्योंकि ये कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, यस और नो। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, W1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू, इसको लिखो T1 माइनस T2 अपॉन T1, T1 माइनस T2 अपॉन T1। बहुत सिंपल है, बस आप एक थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें, है ना। 2-3 मिनट के बाद आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। चलो अब इसको क्या कर सकते हो, W1 लिख सकते हो यहां से। W1 कितना आ जाएगा बोलो जरा, W1 इज इक्वल टू, इसको Q1 को इधर ले जाओ तो Q1 के नीचे T1 लिख सकते हैं, यस। इसको ऐसा लिख सकते हैं Q1 अपॉन T1, और ये बच जाएगा इधर कितना, T1 माइनस T2। दैट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करा हमने। इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे एफिशिएंसी तुमको बता रखी है, दैट इज W1 अपॉन Q1, और क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको क्या लिख लेंगे, T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहां से कितना हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन T1 इंटू T1 माइनस T2, यस। अब इसी तरह से आप क्या करें, इसी तरह से आप मुझे बताओ जरा, eta2 कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ eta2। यहां पे इस इंजन 2 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आउटपुट W2, इनपुट कितना है इसके लिए Q2, इस इंजन के लिए कितना इनपुट है Q2, तो W2 अपॉन Q2, W2 अपॉन Q2। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कितना है T2, इसका टेम्परेचर ये कितना T3, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस T3 अपॉन T2, बोलो यस और नो। 1 माइनस T3 अपॉन T2, यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो, यू नो W2 इज इक्वल टू W2 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T2, और आप यहां से लिख पाओगे W2 इज इक्वल टू कितना, यू नो Q2, इसको इधर ले जाओ अपॉन T2, और अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T3, यस और नो। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, W3 भी आ जाएगा आपके पास, वो कितना हो जाएगा Q3 अपॉन T3, और यहां पर हो जाएगा आपका T3 माइनस T4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। आई होप कि आपको ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इजीली आपको समझ में आ चुका है। नाउ आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए, है ना। अब आपके पास इक्वेशन 1 है यहां पे W1, इक्वेशन 2 है W2, इक्वेशन 3 है W3। तो यहां पे देखो W1 अपॉन W2 की वैल्यू आपको दे रखी है, W1 अपॉन W2 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे, W1 अपॉन W2 कितना है, कितना है W1, दैट इज Q1 अपॉन T1, लिखेंगे Q1 अपॉन T1 इंटू T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। बहुत ही शानदार, यस ओके। W1 तो ये हुआ, नाउ डिवाइडेड बाय व्हाट, W2। W2 कितना है, Q2 अपॉन T2, इसको डिवाइड करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। ओके लेट मी रिपीट इट अगेन, यस। ये हम लिख रहे हैं यहां पर W1 डिवाइडेड बाय W2 इक्वल टू, तो W1 की वैल्यू यहां से रख दी मैंने इस इक्वेशन से। नाउ व्हाट इज W2, Q2 अपॉन T2, T2 माइनस T3। तो लिख देंगे यहां पर हम Q2 अपॉन T2 इंटू व्हाट, T2 माइनस T3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देखो जरा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये देखो यहां से देखो, अच्छा वो इक्वेशन और लिख दूं यहां पे मैं। अरे आपको पता है कि नहीं इस बात का, इस बात का पता है कि Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन T3 इज इक्वल टू Q4 अपॉन T4, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल द इंजन्स आर रिवर्सिबल। मैंने बोला था कि इसको बार बार यूज करना पड़ेगा हमको। तो देखो यहाँ पे Q1 अपॉन T1, Q2 अपॉन T2 बराबर होते हैं, तो ये हो जाते हैं क्या, कैंसिल आउट, बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए कैंसिल आउट। और W1 अपॉन W2 की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो उसको पुट कर दो यहाँ पे। W1 अपॉन W2 कितना है, 5/4, है ना, पहले ही मैंने निकाल के रखा था इसको, ये रेशियो दिया हुआ था ना। तो W1 बाई W2 की वैल्यू कितनी है, 5/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू 5 की इधर मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स ऑफ T2 माइनस के 5 टाइम्स ऑफ T3। तो देखो यहां से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, यू नो ये T2 है, ये 5 और ये 4, तो 9 टाइम्स ऑफ T2, यस और नो, 9 टाइम्स ऑफ T2। और ये कितना है आपका, ये कितना है आपका, एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, नहीं गलती, कोई गलती नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका 4
प्लस 5 9 T2, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका माइनस के 5 टाइम्स ऑफ T3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1, यस और नो। एक बार चेक कर लें फिर से, 5 और 4 9, तो 9 टाइम्स ऑफ T2, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इधर ले गए, और ये कितना है हमारे पास, माइनस के 5 टाइम्स ऑफ T3, ओके गुड, ओके गुड, इधर बच जाएगा हमारा कितना, 4 टाइम्स ऑफ T1, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस। तो 9 टाइम्स ऑफ T2 हमारे पास नहीं है, 5 टाइम्स ऑफ T3 हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास T1 की तो वैल्यू है ना, दैट इज इक्वल टू 1000 केल्विन। यहां पर जो इक्वेशन आई है वो किसमें आई है, T2 T3 T1, T1 T2 T3, T1 T2 T3, लेकिन T1 हमारे पास है कितना है, 1000, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन, 9 टाइम्स ऑफ T2 माइनस के 5 टाइम्स ऑफ T3 इज इक्वल टू 4000, यस और नो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए मान लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरह से आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा हमको, है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, W2 अपॉन W3, तो यहां से आप देखो जरा, W2 कितना है, Q2 अपॉन T2, T2 माइनस T3, चलो लिख देते हैं, Q2 अपॉन T2 into T2 minus T3, yes or no, yes my dear students, ओके। W2, ये तो W2 की वैल्यू हुई ना, अरे ऊपर करके लिखते हैं थोड़ा सा इसको, यस W2, एक सेकेंड, मैं करने क्या जा रहा हूं यहां पे, ये हमारे जैसे हमने पहले क्या किया था अभी, W1 अपॉन W2, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया था, है ना। W1 W2 की वैल्यू हमको दे रखी थी रेशियो 5/4, तो यहाँ पर मैंने 5/4 रखा, तो यहाँ से मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे को T1 T2 T3 में इक्वेशन मिली, T1 की वैल्यू मुझे पता थी, तो मुझे फाइनल इक्वेशन T2 और T3 में आ चुकी है। और बेसिकली हमको T2 और T3 की ही तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमको किसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है T2 और T3 की, लेकिन यहाँ पर दो अननोन है T2 और T3। अब इक्वेशन एक है, अननोन दो है, तो एक इक्वेशन और मिल जाए हमको T2 और T3 में तो अपना काम बन जाएगा, यस और नो, यस। तो जिस तरह से हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया था, W1 अपॉन W2 निकाला था, दिस इक्वेशन डिवाइडेड दिस इक्वेशन, इसी तरह से हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे और W2 अपॉन W3 निकाल लेंगे। W2 अपॉन W3 4/3 के बराबर है, एक और इक्वेशन हमको T2 और T3 में मिल जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, W2 अपॉन W3 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जो कि कितना है हमारा, यहां से हम निकाल रहे हैं W2 अपॉन W3, तो W2 कितना है, दैट इज Q2 अपॉन T2 इंटू T2 माइनस T3, चेक करो एक बार, यही है ना। तो Q2 W2 कितना है, Q2 अपॉन T2, T2 माइनस T3, W3 कितना है, Q3 अपॉन T3, T3 माइनस T4, चलो रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये आपका, Q3 डिवाइडेड बाई T3 इंटू वॉट, T3 माइनस T4। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपको दे रखी है ना, कितनी है, W2 अपॉन W3 कितना, 4/3, तो ये 4/3 के बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताना क्या Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन T3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो आपके खत्म हो जाएंगे। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 टाइम्स ऑफ T2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ T3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T3 माइनस के 4 टाइम्स ऑफ T4, 4 टाइम्स ऑफ T4, देखो भाई 4 टाइम्स ऑफ T4, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। एक सेकंड चेक कर लेना, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ T4, एक बार चेक करें, 3T2 माइनस 3T3, 4T3 माइनस 4T4, इसको रीअरेंज करो तो ये कितना हो जाएगा, ये T3 है, ये T3 है, तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स ऑफ T3, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। नाउ ये कितना, 3 माइनस के 3 टाइम्स ऑफ T2 इधर आ जाएगा, ओके ओके ओके, ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7, इसको हम इधर ले आए तो हो गया माइनस के 3 टाइम्स ऑफ T2, और ये हो जाएगा आपका यस 4 इधर ले गए, ठीक है, ओके, इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ T4 हो जाएगा। अब ये T4 की वैल्यू हमको दे रखी है, T4 की वैल्यू कितनी है, 300, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 7 टाइम्स ऑफ T3 माइनस के 3 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 300 केल्विन। तो यहां से मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी T2 और T3 में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस के 3T2 प्लस के 7T3 इज इक्वल टू 1200, यस और नो, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, माइनस के 3 टाइम्स ऑफ T2 प्लस 7T3 इक्वल टू 1200, वो इक्वेशन क्या मानी थी हमने यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन ए मानी थी T2 और T3 की, इस इक्वेशन को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर बी,
अब देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पे आप देखो ये इक्वेशन है T2 और T3 में, ये इक्वेशन किस में है T2 और T3 में, और ये इक्वेशन भी किस में है आपकी T2 और T3 में है। ए और बी को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको T2 और T3 की वैल्यू मिल जाएंगी, आप कैलकुलेटर यूज करो, है ना, और आपको यहां से मिल जाएंगी T2 और T3 की वैल्यू, वही आपके आंसर होंगे, वही आपके आंसर होंगे। और एक बार चेक कर लेना, है ना, ये आंसर आपके आने चाहिए 708 केल्विन और 475 केल्विन, ये आंसर आपके आने चाहिए। कैलकुलेशन इसकी आप कर लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, है ना, कोई दिक्कत परेशानी होगी भी तो एप्लीकेशन के अंदर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, इस जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, है ना, पहले वाला क्वेश्चन था उसी की तरह सेम क्वेश्चन है ना। 3 कार्नोट इंजन हैं और सीरीज में लगे हुए हैं, और एक टेम्परेचर कितना है आपका, हाई टेम्परेचर लिमिट्स कितनी दे रखी है, 1100 केल्विन, T1 की वैल्यू दे रखी है, और ये T4 की वैल्यू दे रखी है आपको 300 केल्विन। डिटरमाइन इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 T3 निकालने हैं, जबकि उनका जो वर्क है वो 3:2:1 है ना। यहाँ पे 100 यहाँ पे आपको दिया हुआ कितना 1000 केल्विन की जगह वहां पर 1100 दे दिया है, और 300 की जगह कितना दे दिया यहाँ पे, आई थिंक 300 ही है ना, 300 की जगह 300 ही है। ओके, वर्क रेशियो यहाँ पर 5:4:3 दिया हुआ है, वहां पर आपको 3:1 दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा, है ना, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। करना कुछ नहीं होता है आपको, यहां से वर्क रेशियो दे रखा है तो W1 W2 निकाल सकते हैं, W2 W3 निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना होता है, दैट इज W, इसके लिए कितना हो जाता है W1/Q1 इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे, W1 निकालेंगे, W2 निकालेंगे, W3 निकालेंगे, है ना। पहले में क्या करेंगे W1/W2 करेंगे, तो वहां से आपका ये कैंसिल आउट हो जाता है इसको यूज करके, Q1/T1 का रेशियो कांस्टेंट होता है, तो पहली इक्वेशन आ जाती है आपकी T2 और T3 में। इसी तरह से आप W2/W3 करेंगे तो आपको जो है इक्वेशन मिल जाती है फिर से एक T2 T3 में, तो T2 T3 की वैल्यू निकालनी है। 2 इक्वेशन T2 T3 में आपको मिल गई है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करो आंसर पाओ। चलो जी आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा हीट पंप का। A heat pump is used to meet the heating requirements of a house to maintain it at 20 degrees Celsius. On a day when the outdoor air temperature drops to -2 degrees Celsius, the house is estimated to lose heat at a rate of 80,000 kilojoule per hour. If the heat pump under these conditions has a COP of 2.5, determine first one the power consumed by the heat pump and B the second part में पूछ रहा है आपसे the rate at which heat is absorbed from the outdoor। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक्चुअली हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, जो कि क्लॉसेस स्टेटमेंट ने हमको, क्लॉसेस स्टेटमेंट से हमको मिले थे। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों ही क्या करते हैं, पावर को कंज्यूम करते हैं, दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कोई वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है, फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे गर्मियों के दिन है तो गर्मियों के दिन क्या है कि हमको अंदर का टेम्परेचर कम करना है, अंदर से हीट बाहर फेंकनी है। लेकिन अगर सर्दियों के दिन है, बाहर का टेम्परेचर कम है, देखो कितना दे रखा है टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाएगा तो आप रुक पाओगे -2 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या करना पड़ेगा, इस रूम के अंदर अगर रुकना है तो बाहर से हीट अंदर लानी पड़ेगी और इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने हीट पंप नहीं लगा रखा है, अगर आपने हीट पंप नहीं लगा रखा है तो बाहर का अगर -2 डिग्री सेल्सियस है तो अंदर का भी कितना रहेगा, -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। यस और नो। तो अगर देखो टेम्परेचर कम करना होता है तो हीट को, इस रूम का टेम्परेचर अगर कम करना है तो इस रूम से हीट बाहर निकाल दो, हीट बाहर निकाल दोगे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो बाहर से हीट लाओ, बाहर से हीट लाओ रूम के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, हम हीट को बाहर निकालते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। हीट पंप में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, बाहर से हीट लाओ अंदर लाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ। तो रेफ्रिजरेटर का काम होता है सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करना, जबकि हीट पंप का काम होता है सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना। रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू मेंटेन lower temperature as compared to surrounding temperature, whereas heat pump is used to maintain higher temperature as compared to surrounding temperature. That is the difference between heat pump and refrigerator. तो ये हीट पंप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से हम डायग्राम बनाएंगे, किसका, हीट पंप का डायग्राम बनाएंगे। जल्दी से बनाएंगे डायग्राम, किसका, हीट पंप का डायग्राम बनाएंगे। यस और नो, लगाओ इसके अंदर क्या, हीट पंप लगाओ। क्या लगा दोगे इसके अंदर, यहां पे रख दो हीट पंप, बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हीट पंप। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, इसको लिख दो यहाँ पर, ये है हीट पंप, ये क्या है, हीट पंप है। ओके एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर कितना है, इसको कितना टेम्परेचर मानते हैं हम लोग, T1 मानते हैं। इसको कितना मानते हो,
T2 मानते हो। T1 की वैल्यू क्या होती है हमेशा यहाँ पे, T2 से ज्यादा होती है। हीट पंप करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीट पंप, कि भाई ये सराउंडिंग से यानी कि आउटडोर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर सराउंड रूम के अंदर ट्रांसफर करेगा, हाउस के अंदर, घर के अंदर जो है इसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ वर्क भी कंज्यूम करेगा। वर्क नहीं दोगे तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायलेशन हो जाएगा। इसको हम मानते हैं कितना, Q1 Q2, यहां से Q2, यहां से Q2, ये सराउंडिंग है, ये क्या है, दिस इज आउटडोर, ये आउटडोर है, मतलब ये क्या है, सराउंडिंग है। तो यहां से सराउंडिंग से कितनी हीट लेकर आएगा Q2, और कितना वर्क कंज्यूम करेगा Q2 को लाने के लिए, W2, और कितनी हीट रिजेक्ट करेगा रूम के अंदर, मकान के अंदर, घर के अंदर। ये आपका घर है ना, ये क्या है आपका हाउस है, ये क्या है आपका हाउस है। ओके नाउ अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो देखो कितना दिया हुआ है आपको, ए हीट पंप इज यूज्ड टू मीट द हीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए हाउस। अरे भैया ये आपका घर है, बाहर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कितना है आउटडोर का टेम्परेचर, -2 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप बाहर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और घर का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना चाहते हो आप, 16, भाई एसी कितने पे चलाते हो, 16, 20, 25, 30, 16 से और 30 के बीच में चलाते हो। तो ह्यूमन बीइंग जो है कंफर्ट कितने पे करता है टेम्परेचर, 16 से और 30 के बीच में। तो आपको जो है अपने घर का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 20 डिग्री सेल्सियस कितना मेंटेन करना है। तो ये आपका घर है, ये आपका रूम है, आपका हाउस है। अगर आप हीट पंप नहीं लगाओगे देन व्हाट विल हैपन, इस अब घर का टेम्परेचर ज्यादा है और उसका बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हीट तो अंदर से बाहर चली जाएगी, टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, है ना, ठंड लगने लग जाएगी। तो जितनी हीट यहां से बाहर जा रही थी, है ना, उतनी हीट हम सप्लाई करते रहेंगे इसके अंदर, उतनी घर के अंदर हम सप्लाई करते रहेंगे, ठीक है ना। जो कि उसने बोला है कि हीट लॉस कितना हो रहा था घर से, तो 80,000 किलोजूल पर आवर। तो हमने क्या करा, 80,000 किलोजूल पर आवर के हिसाब से इसके अंदर हीट को सप्लाई करते रहे, है ना। तो आपको Q1 दिया हुआ है, आपको T1 दिया हुआ है, आपको T2 दिया हुआ है। आप कहो तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर लिखूं, ये टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो जाएगा कितना, तो 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो कितना 273। तो माय डियर स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल टू 293 केल्विन हो जाएगा। बोलो यस और नो। और T2 कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है ना। ये कितना था आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। जो सराउंडिंग है, जो आउटडोर है, जहां से हीट को लेकर के आना है, वो -2 डिग्री सेल्सियस है। 273 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 271 केल्विन। 273 केल्विन, जब 273 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 271 केल्विन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक बार मैं लिख दूं यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दैट इज इक्वल टू 80,000 किलो जूल पर आवर। माय डियर स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, इसको 3600 से डिवाइड करो, 3600 से डिवाइड करो, और 80,000 को जब आप 3600 से डिवाइड करोगे, बताया हुआ है पहले, तो यहां से आपको Q1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये किस में आ जाएगी आपकी, किलोवाट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, किलोवाट में। तो डिवाइड कर लेते हैं, 1,000 डिवाइडेड बाय 80,000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ जाएगा 22.22 किलो जूल पर सेकेंड। इसी को हम किलोवाट कहते हैं। ये Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा और क्या दे रखा है आपको, रेफ्रिजरेटर नहीं है, सॉरी हीट पंप है, इसकी COP आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 2.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खत्म हो चुका है आपका क्वेश्चन। हीट पंप की COP कितनी है 2.5। क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट ही इज आस्किंग इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नंबर 1, डिटरमाइन द पावर कंज्यूम्ड बाय द हीट पंप। अरे ये W2 क्यों लिखा मैंने, इसको W रहने देते हैं, W रहने देते हैं ना। तो आपको यहां से W की वैल्यू निकालनी है, W की वैल्यू आपको निकालनी है पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या निकालना है आपको, W निकालना है। और जो इसका पार्ट बी है, कह रहा है द रेट एट विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द आउटडोर। ये आउटडोर है, ये सराउंडिंग है, तो किस रेट से हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि Q2 की वैल्यू भी निकालनी है। बी पार्ट में हमको Q2 की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बहुत लंबा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। अगर आपको इसके फंडामेंटल्स आते हैं तो हम सभी जानते हैं COP कितनी होती है हीट पंप की। व्हाट इज द COP ऑफ हीट पंप, बोलो यस और नो। हीट पंप की COP सब जानते हैं। यू नो डिजायर्ड इफेक्ट कितना है इसका, व्हाट इज डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट मतलब हीटिंग इफेक्ट,
भाई सीओपी अगर हम हीट पंप की बात करते हैं तो Q1 अपॉन W होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर में Q2 अपॉन W होता है। बोलो यस और नो। और इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 22.22 किलो जूल पर सेकेंड। यहां से देखो ये वैल्यू दे रखी थी, तो ये हो जाएगा आपका Q1 अपॉन W। तो यस आप यहां से सीओपी की वैल्यू रखो, कितनी दे रखी है 2.5, कितनी दे रखी है 2.5, तो यहां पर रखेंगे सीओपी 2.5। Q1 की वैल्यू दे रखी है आपको 22.22 डिवाइडेड बाय W, तो यहां से आपको W मिल जाएगा जो कि आपसे पूछा गया है। तो कितना आ जाएगा 22.22 डिवाइडेड बाय 2.5, इट इज कमिंग आउट 8.888888। कितना आ रहा है W 8.88888, तो 8.89 लिख लें इसको। और यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये जो आपने रखा है किलो जूल पर सेकंड में यानी किलोवाट में रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उसका आंसर आपको मिल चुका है कि भाई 8.89 से पावर को कंज्यूम करेगा। नाउ आपसे पूछा गया है क्या Q2 की वैल्यू पूछी गई है, तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, पूरी दुनिया जानती है। बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। W की वैल्यू आई है हमारे पास 8.89 इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 22.22 माइनस Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से Q2 आ जाएगा। यस और नो, कितना आ जाएगा माइनस कर दो 22.22 में से 8.89, इट इज कमिंग आउट। हो गड़बड़ हो गया, 22.22 माइनस 8.89, इट इज कमिंग आउट 13.33 किलोवाट। यस, ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहां से आउटडोर से, सराउंडिंग से। तो अगर आप चाहते हैं अपने घर को 20 डिग्री पर मेंटेन करना, आपके घर का टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन है, 20 डिग्री पर मेंटेन करना चाहते हो, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको -2 डिग्री सेल्सियस, आउटडोर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 271 केल्विन। यस और नो, यहां इस टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर इतना है, आप इतना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हो, तो भैया माइनस देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए मतलब आपको यहां पर कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी Q1, इतनी हीट सप्लाई करनी है, तो आपको कितना वर्क चाहिए, तो कितना वर्क चाहिए आपको 8.89 किलोवाट। पावर कितनी चाहिए 8.89 किलोवाट, मतलब 8.89 किलोजूल पर सेकंड इतनी हीट आपको यहां पर सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाहर से कितनी हीट को वो लेकर आएगा, एब्जॉर्ब करेगा 13.33 किलोवाट के रेट से लेकर के आएगा। ठीक है जी, चलो तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। यस, तो आज हम लोगों ने सॉरी, तो इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 है जो हमारा यूनिट नंबर 2 का, इसमें हम लोगों ने AKT में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये बार बार रिपीट हुए हैं, है ना, हो सकता है आगे भी रिपीट होते रहें। रिपीट नहीं भी होंगे तो डेटा ही तो चेंज होगा, डेटा चेंज होगा, सुनो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है उसमें हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, है ना। तो अगर ये चीजें, क्योंकि अगर एंट्रोपी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एंट्रोपी जो है वो सेकंड लॉ से ही निकल के आती है ना। सेकंड लॉ, भाई एंट्रोपी कॉन्सेप्ट किसने दिया था हमको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको लगता है और क्वेश्चंस करने की जरूरत है तो मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा। आपको यूनिट नंबर 1 के लिए शीट नंबर 1 मैंने अलग से एक और प्रोवाइड कराई जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी गेट एग्जाम में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में, एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।